चलो चलो, हम कहाँ थे? आपके अगल बगल बांधा, अगर नहीं जल्दी बुला लो। तो श्रद्धा फंडामेंटल बेस होनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, या ख्याल है मुझे। मैं शुरू करूँ, थोड़ा शांति हो जाए। बैठ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ जल्दी से। देखो, मुझे भी तो अपना मोमेंटम बनाना पड़ता है। इससे नहीं बनेगा। ऐसे नहीं यार। अच्छा, इसमें एक विषय था ना, हम बात ये कर रहे थे जो भी अभी आपने चेंजेस देखे, जो चेंजेस आपने सुने और समझे, जो भूपेंद्र ने अपनी स्टोरी सुनाई, और उस पूरी स्टोरी में सबसे एक बेसिक फंडामेंटल बात कौन सी थी, हम उस पर बात कर रहे थे, राइट। और मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं जिससे हम उस फ्लो में आ सके जिस फ्लो में मैं आना चाहता था। इसलिए मुझे वो टॉपिक याद है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं उसको रीस्टार्ट करने के लिए। तो पूरी अगर पूरी सिचुएशन को देखने जाओगे नील, तो एक ही बात थी जिसमें हमने बात की थी फेथ की। और फिर मैं ये बात आपको समझा रहा था कि फेथ और श्रद्धा को गूगल में जाओगे, डिक्शनरी में, गायत्री में, जहां भी देखोगे वो सिर्फ कुछ सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। किसी से पूछने जाओगे, मुझसे अगर पूछते थोड़े दिन पहले, साल 2 साल 3 साल पहले, जब तक मैंने इस पर इतना काम नहीं किया था, तो मैं भी यही बात कहता था। तो मुझे संतुष्टि नहीं होती थी कि फेथ और श्रद्धा में कुछ फर्क, भावनात्मक फर्क है, शब्दात्मक नहीं। समझ आ रही केदार? वो शब्द, मैं कहता हूं भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा है, श्रद्धा, समझ गए ना? लेकिन बस के ड्राइवर के ऊपर आपको फेथ है। दोनों एक तो नहीं हो सकते ना, कि भगवान में भी फेथ है, बस के ड्राइवर में भी फेथ है, कि भगवान में भी श्रद्धा है और बस के ड्राइवर में भी श्रद्धा है। वो भावनात्मक फर्क है, शब्दात्मक नहीं है, जो शब्दों से पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैं उस श्रद्धा शब्द का उपयोग कर रहा हूं। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि जब तक आपको फेथ होगा ना, तो सिचुएशन बेस है। लेकिन अगर वो फंडामेंटल बेस हो गया, इस पर श्रद्धा। अब ठीक है, समझ में आ गई बात? वासुदेव समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? एक है फेथ, एक है श्रद्धा। तो अभी आपकी जो श्रद्धा है वो सिचुएशन बेस है कि फंडामेंटल बेस है? वो एक्साइटमेंट बेस है, ग्रोथ बेस है कि फंडामेंटल है? हाँ, होनी चाहिए फंडामेंटल, और हमारी है सिचुएशन बेस। सिचुएशन बेस का मतलब एक्साइटमेंट बेस, ग्रोथ बेस, दुनिया के मोमेंटम बेस। मेरे को भगवान में जो श्रद्धा है वो कैसी है? नहीं है फंडामेंटल, सिचुएशन बेस है सर। वो सिचुएशन बेस है। तुम भगवान को तभी याद करते हो कम वक्त जब तुम्हें तकलीफ होती है। सही बात है, झूठ के बोल रहे हो। तो सिचुएशन बेस हो गई कि नहीं? कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तुम्हारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा तो भगवान याद नहीं आता तुमको? जब तकलीफ आती तो हे भगवान, तब याद आती है, हे भगवान, हे भगवान मैंने क्या पाप किया, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? हे भगवान मैं क्या करूं? हे भगवान मैं परेशान क्यों हूं? तो सिचुएशन बेस हो गई ना, फंडामेंटल बेस कहां है? तुमने भगवान की जो श्रद्धा है वो भगवान के गुणों पे नहीं है। सुनना, भगवान के गुणों पे अगर भगवान पे श्रद्धा हो तो फंडामेंटल श्रद्धा है। लेकिन अपनी तकलीफ ठीक करने के लिए भगवान पे जो श्रद्धा है वो सिचुएशन बेस है। तो तकलीफ दूर हुई तो भगवान को भूल जाते हो, और या तकलीफ दूर नहीं हुई तो भगवान को भूल जाते हो। ये भगवान तू किस काम का है? तेरे पास रोज पूजा करने आए, रोज तेरे पास नारियल चढ़ाने आए, और तू कुछ नहीं कर पाया।
तो नास्तिक हो जाते वो लोग, भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है वो सिचुएशन बेस है, फंडामेंटल बेस नहीं है। वो भगवान के गुणों को देख के उनको श्रद्धा नहीं हुई, अपनी परिस्थिति को देखते हुए स्वार्थी श्रद्धा है वो, जो फंडामेंटल बेस नहीं है। वो तुम्हारा स्वार्थ है, तुम भगवान के पास गए, भगवान के गुणों के लिए थोड़ी भगवान के पास गए, उन जैसा बनने के लिए भगवान के पास नहीं गए, वो तुम्हारे आदर्श नहीं रहे। तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम मांगने गए, डिमांड पूरी हो गई तो तुम्हें 100 रुपया प्रसाद चढ़ाया, डिमांड पूरी हुई तुमने छोड़ दिया, तो फंडामेंटल का नहीं। ऐसे ही ये मैंने एग्जांपल दिया कि इस पर तुम्हें जो श्रद्धा है वो फंडामेंटल है या सिचुएशन बेस है। अधिकतर लोगों की तकलीफ ये है कि मोमेंटम है तो सारे लोग मोमेंटम में काम कर रहे हैं, मोमेंटम में आ गए तो बिजनेस बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डाउन हुआ तो सबसे पहले भी डाउन होते हैं। अगर फंडामेंटल श्रद्धा थी तो तुम डाउन क्यों होंगे? सुन आई बात? अगर श्रद्धा फंडामेंटल थी तो तुम डाउन क्यों हुए? कि सब वो किसी का नहीं चल रहा तो मेरा भी नहीं चल रहा, तो डाउन हो जाओगे। तो तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने नहीं दिया तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी तुम्हारी। ये वही लोग हैं, भगवान से मांगा, भगवान ने नहीं दिया तो अश्रद्धा हो गई, भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, तो फंडामेंटल नहीं। और जिनकी वो श्रद्धा फंडामेंटल बेस होती है, डायरेक्ट सेलिंग, अनडाउटफुली बिजनेस ऐसा है जिसमें कुछ भी पॉसिबल है, लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं, और इस बिजनेस में कुछ भी पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, मैं कर सकता हूं और ये हो सकता है। अब सिचुएशन अलग बात है, मेरा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मेरा डाउन हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। 2011 तक हमने एमबीए किया, फिर 12-13 वो सब आपको कहानियां पता है, लेकिन 14 में अक्टूबर में मेरा पेट डगमगाया। मैंने कुछ और काम नहीं किया, मैंने एक ही काम ये किया कि क्या ये डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में काम कर रहा है? क्या हिंदुस्तान में लोग पैसा कमा रहे हैं या कमा सकते हैं, या दुनिया में रियल में कमा रहे हैं या कमा सकते हैं? मुझे वो फंडामेंटल चेक करना है। अगर है तो मेरी वो श्रद्धा फंडामेंटल श्रद्धा होगी, क्योंकि इसके पहले तो मोमेंटम बेस चल रही थी। अरे मैं 3 महीने में सिल्वर हो गया, एमबीए में 16 महीने में एमराल्ड हो गया, कैसे हुआ? क्या हुआ? मोमेंटम 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 तो कहेगा फंडामेंटल, तब कहा कि सिचुएशन बेस। वो तो अकल ठिकाने आई तब जब ईडीसी हो गए 2007-8-9 में कि ये क्या है। तब तो होश हुआ सुनने का, समझने का कि वी आर इन द राइट प्लेस और नॉट, राइट बिजनेस और नॉट। तो फिर वो 3 महीने मैंने उस काम पे लगाए, अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कर ही क्या। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, है तो सही, हो तो सकता है, मैं किस कंडीशन में उसको अलग कर दूं। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, मेरी कंडीशन और मेरी श्रद्धा, हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो श्रद्धा पर डाउट क्रिएट हो गया। फिर वो आगे कहानी आपको पता, मैंने कहा नहीं यार काम तो होगा, पर हम तो बहुत बुरी कंडीशन में थे और श्रद्धा फंडामेंटल थी। मेरा होगा कि नहीं होगा ये अलग विषय है, पर श्रद्धा अगर फंडामेंटल है तो फिर अपनी इनोसेंसी की जरूरत है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जिनका बिजनेस यहां था और डाउन हो गया, उनकी श्रद्धा डगमगा गई है कि नहीं? अगर तुम्हारी श्रद्धा डगमगा गई तो तुम्हारी श्रद्धा सिचुएशन बेस थी, फंडामेंटल बेस नहीं था। और तुम उलझ कहां गए? कहां उलझ गए? सिचुएशन में उलझ गया। नहीं यार, ये तो होता नहीं है, और इतना बड़ा बिजनेस बनाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतने सारे लोगों के साथ काम किया, फिर लोग छोड़ चले गए। लीला समझ में आ रही तुम्हें? अभी तो लोग कर गए, अब क्या करूं? तो बीच बीच में मैं शिफ्ट होता रहता हूं। समझ आ रही है पुरुषोत्तम मैं जो कहना चाहता हूं? सिंह, मैं शिफ्ट हो रहा हूं। मेरी वो श्रद्धा फिर कमजोर पड़ रही है, फिर वापस आ रही है, फिर कमजोर पड़ रही है, फिर ऐसा हो गया कि मैं 4 सीढ़ी चढ़ता हूं, फिर नीचे गिर जाता हूं, 4 चढ़ता हूं, फिर नीचे गिर जाता हूं। तो छोड़ दो बिजनेस को, क्या जरूरत है करने की? क्यों करना है फिर?
आधा अधूरा काम करना है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे। तुम्हें वो भरोसा होना चाहिए। मैं तुम लोगों से भी कह रहा हूं कि अभी जो अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है वो सिचुएशन बेस्ड दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है पन्नू जी, भरत? लेकिन क्या वो फंडामेंटल बेस है? अगर वो फंडामेंटल बेस होगा तो ये कभी ऊपर नीचे होगा नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम वापस वहां पहुंच जाओगे। तो क्या करें? क्या करें? भूपेंद्र ने क्या किया कि उस जगह पे जाना जरूरी है जिस जगह पे मुझे वो श्रद्धा मेरी मजबूत होती है। उस एसोसिएशन में रहना जरूरी है जहां वो श्रद्धा मजबूत होती है। बीच तो पड़े हैं। उस एटमॉस्फेयर में, माहौल में रहना जरूरी जहां वो मेरी श्रद्धा मजबूत होती है, रिवाइव होती है। हम गलती क्या करते हैं? बिजनेस डाउन होता है तो एक्टिविटी और एक्शन और जीरो कर देते हैं। होना क्या चाहिए कि जब बिजनेस डाउन हो तो एक्शन 10 गुने ज्यादा होना चाहिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कोई श्रद्धा कमजोर है ना, है ही नहीं। तो बिजनेस डाउन हुआ तो सिचुएशन बेस्ड थी तो तुमने एक्टिविटी बंद कर दी। सिचुएशन बेस्ड थी ना ये, तो सिचुएशन डाउन हुई तो तुमने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी। अगर तुम्हारी ये श्रद्धा फंडामेंटल बेस होगी तो तुम्हारा एक्शन ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होता कि नहीं? संतोष समझ आ रही है मेरी बात? उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी श्रद्धा कमजोर है कि सिचुएशन डाउन हुई या विपरीत हुई तो उनका एक्शन कम हो गया। भगवान पे तो जो फेथ था वो सिचुएशन बेस्ड था, और भगवान और तुम्हारा वो काम नहीं हुआ तो भगवान के मंदिर में तुमने जाना बंद कर दिया, एक्शन कम कर दिया। तो क्या करें? उस जगह जाओ जहां वो मजबूत होती है। उस जगह जाओ जहां पे स्पार्क आता है। उस जगह जाओ जहां पे तुम्हें आई ओपनिंग चीज होगी। भूपेंद्र उच्चर प्रोग्राम में आ गया, इलाइट फोरम में स्पार्क आ गया। एक स्पार्क की जरूरत है, एक स्पार्क बस। मुझे पता नहीं वो स्पार्क, मुझे थोड़ी पता था जब वहां बैठा था मीटिंग से कि मैं कौन सी बात कहूंगा इससे स्पार्क आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं जो बात कह रहा हूं किससे मैं कौन सी बात कहूंगा किससे स्पार्क आ जाएगा। आई डोंट नो। और जब वो हमारी श्रद्धा फंडामेंटल बेस नहीं होती, सिचुएशन बेस होती है, तो फिर हम फेल होते हैं। और जब फेल होते हैं तो हम उन्हीं लोगों को अटैक करते रहते हैं, उनके एसोसिएशन में आते रहते हैं जो फेल हैं या हो रहे हैं। और फिर कहते हैं वो उसका वजह नहीं चल रहा, उसका वजह नहीं हो रहा है, उसमें जो 3 नंबर थे तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे बच्चा जब पढ़ाई करके जब एग्जाम के बाद घर आता है और उससे पूछो बेटा तेरे इंग्लिश में ये 60% नंबर ही क्यों आए, तो क्या जवाब देता? पापा सबके इतने आए। मैं सबकी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तेरी पूछ रहा हूं, तेरे इतने क्यों आए? तू कहता सबके इतने आए। वो पेपर ना बहुत हार्ड आया, कोई नहीं कर पाया। वो साथ में बोलता कोई नहीं कर पाया, अपनी नहीं सुनाता, वो कोई नहीं कर पाया सुनाता है। फिर सब गालियां दे रहे थे जिसे पेपर बनाया उसको। अरे क्यों, क्या है ना चलो। अब वो असफल लोगों की एसोसिएशन बनाने की कोशिश करता है और उसी में अपने आप को सफल मानता है। समझ आई बात? तुमको समझ आई? क्या क्या कहते थे? अंधों में काना राजा का हो गया। अब वो सारे असफल लोगों को इकट्ठा करता है, उसका भी नहीं चल रहा, इसका भी नहीं चल रहा, उसका भी नहीं चल रहा, विनिंग फॉर्मूला। और फिर उनको ही उनके एसोसिएशन बना देता है और समझता है कि ठीक मैं ठीक हूं, इनका भी नहीं चल रहा, इनका भी कहां चल रहा है। और जिनका चल रहा है उनके लिए जैसे भूपेंद्र कह रहा
या उनका कुछ चक्कर होगा, माल दम करते होंगे, तो हमने व्यवस्था ढूंढ लिया। वो यार इसकी अफवाह उनकी यार वो तो पता नहीं कुछ नहीं, भैया ने कुछ अलग कर दिया होगा उनको। हाँ, उनको कोई लीडर मिल गए होंगे दूसरी कंपनी के, मुझे नहीं मिलते हैं। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, वी हैव समथिंग एल्स। हमारा विनिंग फॉर्मूला हो गया। Then you are an ordinary person, not an extraordinary. अगर वो जो स्पार्क है ना, वो कैसे आता है मैं कुछ पता दूंगा, जिसकी मुझे जरूरत है। श्री कृष्ण रथ पे बैठे हैं, अर्जुन को वो समझा रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि 3 घंटे तक श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते रहे और 3 घंटे बाद अर्जुन को समझ में आई? नहीं, उसमें एक लाइन ऐसी थी जिससे उनको स्पार्क आ गया अर्जुन को। अर्जुन ने डिसीजन कर लिया कि मुझे अब काम करना है। इस 3 दिन का फंक्शन स्पार्क पैदा नहीं करेगा। कोई एक लाइन किसी एक लीडर की, किसी एक बच्चे की, किसी एक लेडी की, कोई सड़क पे, कोई बाहर खाना खाते वक्त बाथरूम में न जाने कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम अपनी कहानी सुनाओगे कि उस बात से मुझे स्पार्क आया, तो सबको लगेगा इसमें कौन सी धमकी। अरे उसके लिए थी। और वो ईद फोरम में अकेला भूपेंद्र नहीं आया था, 300 लोग थे। वो दिल्ली गोकरण में अकेला ये नहीं था, 500-7 हजार लोग थे। उससे एक को हो गया, दूसरे को नहीं हुआ, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्यों नहीं होगा विवेक? क्योंकि मैं पूरी मीटिंग में अपना ढक्कन बंद करके बन बैठे। मैं समझ में आ रही है, मैं जो कह रहा हूं मजबूत आदमी, कि जो जितना मजबूत होगा उसे टूटने के लिए उतना बड़ा हथौड़ा चाहिए। ये जो कुछ कमजोर लोग होंगे उनको इसी मेरी इस मीटिंग से, इस बात से कोई स्पार्क हो जाएगा। अब जो ज्यादा भरे हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं, क्या अश्विन, उनको बड़े हथौड़े चाहिए। हमने ढक्कन बंद कर रखा है, क्या रखा है? बैठे हैं यहाँ पे, कुछ हो नहीं सकता, सब बेकार है, हो गया काम खत्म। यहाँ प्राण निकाल दिए बोल बोल। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं क्या है, श्रीनिवास जाला, तो हमने सब देखा है, हमें सब पता है। ये जो बच्चे भी हमारे सामने, फिर ऐसे और हो जाता है। उसके पास 50,000 का चेक नहीं आ रहा है, जिसका 5 लाख का आ रहा है ना, उसके लिए ठीक है, सब देख लिया आपने। तेरी इनोसेंसी कब मर गई? जब तेरी इनोसेंसी थी तब तू ग्रो कर रहा था भयंकर, अब ज्ञानी बन गया। मैं लीला उस दिन की बात कह रहा हूं जिस दिन तुमने डायरेक्ट चैलेंज शुरू की थी। उस दिन की इनोसेंसी और आज का जो परिणाम है, वो भाव है, और आज की जो थॉट है, उसमें कितना बड़ा फर्क है। तुम लोग अच्छे हो, अगर थोड़े से और खराब हो गए ना, तो तुम्हें उनसे जलन शुरू हो जाएगी, जेलस हो जाएगी रेस्पेक्ट की जगह। आपको समझ आ रही है? अभी रेस्पेक्ट आनी चाहिए। इनोसेंट हो गए तो उस ग्रोथ, किसी की ग्रोथ को देख के रेस्पेक्ट होगी, और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गए तो दूसरे की ग्रोथ को देख के जलन शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, वो तो अपना डॉलर से भी जेलस शुरू कर देता है। तो इनोसेंसी खत्म हो गई, वो कोमलता खत्म हो गई, वो सरलता खत्म हो गई। वो यूसीडी या डीसीडी या यूसीडी या क्राउन या डायमंड या स्टार या गोल्ड या सिल्वर
अपने नेक्स्ट पिन पर तब तक नहीं जा पाएंगे, अपनी नेक्स्ट इनकम को तब तक नहीं ले जा पाएंगे जब तक वो इनोसेंसी नहीं बनी रहेगी। और वो इनोसेंसी कन्वर्ट हो गई ज्ञानचंद में, तुम्हारी ग्रोथ जीरो। मैं इन लोगों को बार बार कहता हूं, हैदराबाद में ज्यादा मैंने समझाया, ये इनोसेंसी बचाए रखना, हवा लगने में देर नहीं लगेगी। श्रीनिवास, तुम्हारी ये इनोसेंसी खत्म हो गई तो चेक नीचे आ जाएगा। अभी तुम कहते मुझे कुछ नहीं आता है, मीटिंग में आ जाओ। जिस दिन तुम्हें लगने लगेगा मुझे सब कुछ आता है, उस दिन खेल खत्म। हाँ, दो दाखिल। इधर इसको भी समझाता हूं मैं, ये पुलिस वाला है ना, समझाना पड़ता है इसको। हेलो, बोलो। हाँ करेंगे, तुम तो बोलो, तुम तो ट्रांसलेट तो होगा। यस सर। రికగ్నైజేషన్స్ అయిన తర్వాత మీటింగ్స్, ఎక్కువ మంది మీటింగ్స్, సో కొన్ని వందల మంది వేల మంది మీటింగ్స్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ బొకేస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ మంది సెల్ఫీస్ తీసుకున్న తర్వాత, ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్న తర్వాత నా అంత గొప్పోడు లేడు అనే విధంగా యాటిట్యూడ్ తయారైపోయి ఒక గర్వం అనేది వచ్చేసే క్రమంలో దాని నుంచి ఎట్లా తప్పించుకోవాలని చెప్పి రోజు ఒక 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్లు రెగ్యులర్గా సామాన్యంగా బైక్ వదిలేసి తిరుగుతూ, సో నేను ఇన్నోసెన్స్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలని చెప్పి దాని గురించి రెగ్యులర్గా సామాన్య వ్యక్తి లెక్క తిరగడానికి, అంటే కారు కానీ బెంచ్ కానీ అన్నీ విడిచిపెట్టేసి నార్మల్గా అంటే ఇన్నోసెన్స్ని కాపాడుకోవాలి, అదొక వరం మనకు చెప్పి ఒక 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్లు రోజు తిరుగుతాం, నార్మల్గా రోడ్ల మీద మామూలుగా తిరుగుతామని చెప్పండి సార్। इतने सारे रिकग्निशन होने के बाद, इतना अच्छा आने के बाद, इतना ग्रोथ होने के बाद, अगर मैं इनोसेंसी कहाँ पे मेरे ऊपर आ जाए, मतलब कहाँ पे मेरे पे गर्व आ जाएगा, उसके लिए इनोसेंसी के लिए मैं डेली मेरा बेंच गाड़ी, मेरी गाड़ी सब छोड़ के 10 से 15 किलोमीटर रोज पैदल घूमता हूँ अभी। हाँ, इन्होंने जो गर्व मेरे पे नहीं आना, उसलिए इनोसेंसी को बरकरार रखने के लिए मैं ऐसे ही घूमता हूँ पूरे गाड़ी वगैरह छोड़ के। రెగ్యులర్గా 15 ఈజీగా 15 కిలోమీటర్ తిరుగుతాను। సో వాళ్ళందరూ ప్రాస్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడైనా ఓలా రైడర్ కానీ, క్యాబ్ లేదంటే ఆటో డ్రైవర్ కానీ, లేదంటే బయట రోడ్ల మీద దొరికి వాళ్ళందరితో ఇన్నోసెన్స్తోని వాళ్ళు ప్రాస్పెక్ట్ చేయడానికి, అట్లాంటి వరాన్ని నేను విడిచిపెట్టుకోకూడదని చెప్పి అది మాకు గోకురంలో మన భారతి సార్ ఇచ్చిన టీచింగ్స్ వల్ల మేము మార్చుకున్నాం। गोग्राम में जो भारत साहब जो टीचिंग दिए, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ बदला हूँ कि रोड पे मैं इसी ज़्यादा पैदल घूमते रहता हूँ, जैसा ओला ड्राइवर से, ओवर ड्राइवर से, कोई भी नए लोग प्रॉस्पेक्ट कर लेते हुए मैं घूमते रहता हूँ ज़्यादा रोडों पे। ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మామూలుగా అసలు నేను ఏం లేదు, నేను అసలు యూసీడీ కాదు, నాకు 15-20 లక్షలు చెక్ వస్తుందని దాని గురించి ఏం మాట్లాడను, మామూలు ప్రాస్పెక్టింగ్ గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి, పోలీస్ స్టేషన్స్కి, లేదంటే రోడ్ల మీద ఉండే వ్యక్తులతో సామాన్యంగా వెళ్ళి మాట్లాడతా, ఇడ్లీ 15-20 రూపాయలు ఇడ్లీ తింటాను, వాళ్ళతో వెళ్ళి కలుస్తాను, వాళ్ళతో ప్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటాను, వాళ్ళతో వెళ్ళి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను। तो ये बोल रहे मैं जो भी पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे जाते रहता हूँ, मगर वहाँ पे मेरा चेक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट प्रॉस्पेक्ट करते रहता हूँ। आज भी रोड पे मैं 15 रुपए की इडली खाता हूँ, मैं प्रॉस्पेक्ट करता हूँ। अगर हमारे सिर पे यूसीडी पिन चढ़ गया, ग्रोथ खत्म हो गई। हमारे दिमाग पे यूसीडी चढ़ गया तो खत्म हो गई, और जिनके चढ़ गया वे ब्रॉन्ज रह गए। क्राउन चढ़ गया तो खत्म हो जाओगे, ब्रॉन्ज हो जाओगे। बिगेस्ट इशू है ये। तो चढ़ जाएगा तो तुम्हारा वो बेसिक खत्म हो जाएगा, चढ़ जाएगा, तुम्हारी इनोसेंसी खत्म हो गई, इनोसेंसी खत्म हो गई तो तुमने वो बेसिक काम बंद कर दिया। इसे कहते हैं वर्क एज ए लेबर एंड एंजॉय एज ए किंग। जब तुम्हें एंजॉय करना है तब तुम किंग की तरह करो ना, पैसे को लुटाओ ना। जब काम करना है तब तुम वही तरह करो। अब तुम काम ही बंद कर दिया और किंग की तरह ही हो गए, भले करो वो। वर्क एज ए लेबर, एंजॉय एज ए किंग। तो वो किंग की तरह एंजॉय जब करोगे तब करो ना किंग की तरह। तुमने वर्क ही किंग की तरह शुरू कर दिया।
वो तो नहीं वही तरह करना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं कर सकता आदित्य दिमाग पे, अगर वो चढ़ा तो डी ग्रोथ। ఉదయాన్నే ముగ్గురు ప్లాన్ చెప్పాను హోటల్ దగ్గర, అశోక్ సార్ కూడా ఉన్నారు, ఒకసారి చెప్పండి సార్. सुबह होटल के पास 3 लोगों को प्लान बताया मेरे साथ आज? अशोक आज यहाँ दिल्ली में तुमने तुमने मेरे साथ अशोक जी भी है अप्लाई एविडेंस सर. अशोक सर रंडी अशोक सर इनके अप्लाइन है, उन्होंने एक साथ रूम में है, इन्होंने होटल के पास 3 लोगों को प्रोस्पेक्ट करके प्लान बताया आज यहाँ दिल्ली में प्लान दिखाई थी। हिंदी नहीं आती, कैसे दिखाया वो उस आदमी को, माथा पकड़ लिया होगा उसने, तो ऐसे अपना काम कर लिया, वो अपना काम करे। रिसेप्शनिस्ट एक रिसेप्शनिस्ट है, 2 हाउस कीपिंग दोनों का, तीनों का अलग अलग प्लान किया था. विजिटिंग कार्ड दिया, प्रॉस्पेक्ट. इसका 17 लाख का चेक है, इसका 10 लाख का चेक है, इसका 10 लाख का चेक है, और अपना 1000 रुपए का है। और अपन कितने लोगों से बात करी, कितनों से नहीं करी, यहाँ आए भी होंगे 10 बजे, जल्दी जाके क्या करेंगे, आराम कर लो। कल कुलकर्णी सर भी वहाँ पे किसी को ज्वाइन करे होटल के पास, आज सुबह आते वक्त ड्राइवर से भी बात करे शुरू ज्वाइन करा दिया तुमने, एक को ज्वाइन करा दिया कुलकर्णी ने। और एक बात सर यहाँ पे इधर आओ। तुमने भी करा दिया, रसोई चालू कर दी। जो हमको यहाँ तक लेके आए वो ओला ड्राइवर, वो बीकॉम करके अभी ड्राइविंग कर रहे थे। कर दिया उसको। हाँ कर दिया सर। इम्पोर्टेंट बात, जो हैदराबाद से सुरेश कुमार जी दिल्ली FRU आ रहे थे, ट्रेन में प्रॉस्पेक्ट करके प्लान बताए थे, आज यहाँ पे मीटिंग में भी बैठे। ऐसा है, अगले बार से तुम लोग दिल्ली नहीं आओगे। तुम दिल्ली आओगे तो फिर ये लोग किसको प्रोस्पेक्ट करेंगे, तुम ही कर जाओगे। तुम हैदराबाद जाओगे, सर यहाँ पे भी तो हैदराबाद बनाना है, सर यहाँ पे भी तो हैदराबाद बनाना है। न्यू ज्वाइनिंग सेशन है చెప్పండి సార్. लास्ट 3 महीने में 200 लोगों को न्यू ज्वाइनिंग करे हैं वो। मैं पर्सन खुद का. तुम अपने हाथ से हाँ, गेट में डेप्थ में मिला के डेप्थ इनएक्टिव लेग्स का, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट लेग्स का और विड्थ का से फैमिली आईडी का, हाँ, तीनों का 3 महीने में 2 लोग स्पॉन्सर किए। फैमिली आईडी का और नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट लेग में और फर्स्ट आईडी में. ये लो पानी, ये लो चुल्लू। तुमसे तो मैं कह नहीं सकता कि डूब मरो, अब मैं ही डूब मरता हूं। इन्होंने अपना फैमिली का और एक आईडी बनाया इनके नीचे, वहाँ पे ज्वाइनिंग करे जो नॉन क्वालिफाइड है। ये आज महीने का हाँ जी। राउंड डायरेक्टर का. yes. मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि माइक पास में इनकी स्पीड क्या है मैं दिखाता हूँ. आप कह रहे हो ना कि आप हैदराबाद जाओगे, मैं भी गया था हैदराबाद, एकदम एक्साइटेड कि इधर तो कैब ड्राइवर DUCD बनते हैं, तो मैं निकला और ओला बुक किया. ओला वाले तो ऐसे व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, FRU का दिन था. मैंने ऐसे ही काउंसलिंग स्टार्ट किया. मैंने सोचा कि बात करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, और पता चला वो भी FRU में आ रहे थे और इन्हीं के डाउनलाइन थे. मतलब ये उनको प्रोस्पेक्ट करना होगा और वो ऐसे प्रोस्पेक्ट कर रहे थे। अभी हैदराबाद में तो हालत ऐसी है कि कितने पुलिस वाले हो गए, अगर आपको कोई पुलिस वाला रोक रहे रास्ते में ट्रैफिक पे, तो आप उसको बोलो वेस्टीज विनिंग टीम, तो वो कहेगा ओके सर। 20+ स्टार डायरेक्टर से 20+ स्टार डायरेक्टर से 1 लाख इनकम ऊपर 5+ से 20+ स्टार डायरेक्टर से. पुलिस वाले 20 है, स्टार डायरेक्टर वो है। तो वो 20 हुए तो उनने कितने पुलिस वालों को दिखाया होगा, भले ज्वाइन भी तो होंगे, और कितने ने नहीं किया होगा। 5 लोगों का इनकम 1 लाख प्लस है। 5 लाख इनकम है, 2 लाख इनकम है, 3 लाख इनकम है. कोई मेरे को कैलकुलेट नहीं पूछना है वो तुम्हारा गोल्ड किधर है, गोल्ड बताना। वो पेंटर पेंटर्स శ్రీనివాస్ జాలస్ మన पेंटर శ్రీనివాస్ గజ్వేల్ ఇక్కడ इधर तो वो एक एक खजाने में जो तरकस में तीर निकल रहा हूं मैं। इधर ये भी समझता है। क्या नाम तुम्हारा? श्रीमाचारी सीमाचारी, श्रीनिवाचारी. श्रीनिवास चारी, ओके।
तो कहाँ क्या पिन है? क्राउन क्राउन। कितना इनकम आ रहा है? 67 67। तो क्या करते थे? पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, पेंटर, पेंट। घर का पेंट। हाँ पेंट। और तुम्हारी टीम में कितने क्राउन है? 3। और वो तीनों क्राउन भी यहाँ हैं? हाँ इधर खड़े होने जरा, वो 3 क्राउन इधर आ जाओ, अलेश इधर आओ, इधर आओ। वो भी क्या पेंटर है? खड़ी बीटेक हो गया है। एक बीटेक कर रहा है। ये इसकी डाउनलाइन के क्राउन है। अच्छा सुनो, तुम हैदराबाद में फैमिली अटेंड किया? तुमने अटेंड किया ना? हैदराबाद का फैमिली यूनिट अटेंड किया? अटेंड చేసిరా మీరు? अच्छा అటెండ్ చేయాలి अटेंड किया। अभी दिल्ली क्यों आए फिर? ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎందుకు వచ్చారు మళ్ళీ? ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం. ఎందుకంటే తెలుగు बोलो। అదే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ టైం సిల్వర్లో వచ్చినా కదా, ఇక్కడ ఈ మూమెంటం నేను అంతకుముందు చిన్న చిన్న మీటింగ్లు పోయినా నాకు అంత అర్థం కాలే. ఈ మీటింగ్కి వచ్చిన తర్వాత అరే లైఫ్ అనేది ఇలా ఉండాలి, ఇంత మంచి రికగ్నిషన్లు ఉన్నాయి. అదంటే హైదరాబాద్ లో అటెండ్ అయ్యింది కదా, మళ్ళీ ఢిల్లీ రావాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు వచ్చిర్రు అంటున్నాను. ఎందుకంటే నా టీంతో పాటు నేను వచ్చిన, ఎందుకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ కావాలి. वहां पे मैं सीखा हूँ, मेरे टीम को लेके वापस यहाँ पे हूँ और ज्यादा सीखना है मेरे को. अब इसको जो तीसरे हैदराबाद का उसमें नहीं आना तुमको? హైదరాబాద్ ఎఫ్ఐఆర్కి వస్తున్నారు మళ్ళీ ఏప్రిల్లో. ఆల్రెడీ 15 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఓకే అయ్యారు. टिकट 15 टिकट्स ओके है. पर्सनल 15 टिकट ऑलरेडी बुकिंग हो चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रुप तीसरे वाले के टीम तो आता नहीं, सेपरेट का टीम को छोड़ के सेपरेट. तुम लोग हैदराबाद से इधर? హైదరాబాద్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎఫ్ఆర్కి వచ్చాను సార్. ఈ లాస్ట్ మంత్ క్రౌన్ డైరెక్టర్. ఆల్రెడీ 3 months క్వాలిఫై. हाउस फ्रंट भी आ गया? ఓకే సార్. హౌస్ ఫ్రంట్ तीनों का तुम्हारा भी? हाँ हो गया सर. तीनों का एक साथ हो गया। इन्होंने जॉब की साइकिल पे जाते थे, अभी कार लेके जा रहे हैं. अभी जॉब कर रही है, छोड़ो. जॉब भी छोड़ दिया? पहले साइकिल पे जाते थे जॉब. कितना चेक कर रहा है? 71,000 22,000 15 years एक्सपीरियंस था. 22,000 सैलरी था उधर. अभी इसमें 5 महीने हो गया जॉब छोड़ के, अभी 71,000 है. तो बहुत प्रेशर था उसमें. सिक्योरिटी इनकम भी नहीं है. हम लोग कितना दिन काम करता उतना दिन ये पैसा मिलेगा सर. बाद में नहीं आता. हम लोग पहले इसमें थाईलैंड ट्रिप अचीव हो गया. थाईलैंड ट्रिप जाके आने के बाद बहुत प्रेशर किया जॉब में. मेरा ड्रीम था पहले कि मेडचल मीटिंग में बोला मैं, और अभी मेरा सब लोग रहता ना सर उसमें कंपनी में, उन लोगों का 1 लाख प्लस सैलरी रहता, मगर एक आदमी भी उसका पर्सनल गाड़ी लेके नहीं आता, वो कंपनी व्हीकल में आता. मेरा ड्रीम था वो कंपनी के व्हीकल के पास मेरा गाड़ी पार्किंग में पार्किंग करना. ऐसा उसको कुंदन को तो दिखाएगा। ये करवा लेना है। वरना ये को लेना है। इसमें 2-4 हीरो नहीं दिखाई दे रहे, ये सब हीरो बॉटम से आ रहे हैं। ये दिखा रहा हूं मैं तुमको। हाँ 12,000 में काम करते थे? कपड़े की दुकान में काम करते थे. फिर अब क्या कर रहे हैं? अब इसलिए नहीं करते, कुछ भी नहीं, फुल टाइम स्टीच 7 महीने से. कितना पेन है? कौन सी पेन पे? क्राउन 77,000. कितने महीने में? 7 महीना. 7 महीना. 7 महीने से मैं मेरे नीचे 2 क्राउन है, 1 यूसीडी है. अरे इससे पहले गाड़ी चलानी जानते थे? नहीं मालूम. मेरा अपलाइन यहाँ पे यूसीडी है प्रभाकर सर, उन्हें लेके आया मेरे को. उन्हें 2 साल से पूछा तो भी मैं नहीं ज्वाइन हुआ. उन्होंने एक कार लिया, एक 50,000 इनकम लिया. तो जब इसके बारे में एक मीटिंग आए तो अपलाइन मल्लेश्वर सर प्लान वर्क जब सुन के फुल टाइम बेसिस लिए.
दूसरे है क्या करते हो तुम? कपड़े की दुकान में काम नहीं, अभी 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 फुल प्रेस्टीज में क्या करते हो? ट्रांसपोर्टिंग पूरा। हाँ, फिर कौन बताया तो काम पे जहाँ चाय पिए तो उसको प्लान खोल देता हूँ मैं चाय पीते पहले दिखा देता बस। अब अगली सीजन में कौन सी फार्मर वहाँ पे फार्मर दिखेगा वहाँ पे गाड़ी रोक के बात करते हैं। सर ये लोग 15-15 दिन घर गाँव छोड़ के दूसरे गाँव जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किराए पे रह के 15 दिन वहाँ पे बिजनेस बिल्ड करके आते हैं। दोबारा चलू पानी। नीचे एक वो मांगने आ गया, मांगने आ गया। मेरे पास एक क्राउन डायरेक्टर है श्रीनिवास मुन्नू श्रीनिवास बोल के 3 महीने में क्राउन डायरेक्टर हो गए 3 महीने में। अब यहाँ को लेके आए उनको इधर है वो, कर रहे श्रीनिवास बोलो सर ना। मुन्नू श्रीनिवास सर। यस तो बहुत समझते हो, क्या पढ़े लिखे हो? इंटरमीडिएट हैं? +2 12th क्लास 3 महीने में करान हो गए। क्या करते हो? एग्रीकल्चर गांधी में तो सर अरे दूसरा माइंड कीजिए यार। हाँ, क्या ये करते हो? भैंस चराते हैं गाय को। दीक्षित जी ले लो, अपने भी चल लो। कितना इनकम हो गया? 71,000 इस सब किराओं का समझो नौकरी नहीं होता ये सडनली डबल हो जाता है। है? सडनली 70 से 140 चले जाते हैं। इनके नीचे यूसीडी है। ये इसीलिए इनके नीचे यूसीडी है। 3 महीने में हाँ। और 3 महीने में इन्होंने घर में कितने दिन 3 నెలల ఇంట్లో ఎన్ని రోజులు అన్నం తిన్నారు? 3 महीने में घर में 3 ही दिन खाना खाया। 3 दिन खाया। 3 ही दिन बाहर पूरा बाहर। ऐसा है, घर में खाना खा लो या बाहर खाना खा लो, बोलो क्या करना है? मतलब बाहर निकल जाते थे, काम करते थे, सुबह निकल जाते बगैर खाना, फिर शाम में आए तो गारंटी नहीं है सर। 3 महीने में 3 दिन घर में खाया, बाकी पूरा फील्ड वर्क। कार भी ले लिया। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, व्हाट द सीक्रेट? ये मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये सीक्रेट दिखा रहा हूँ। व्हाट द सीक्रेट? इनोसेंसी, फेथ, श्रद्धा, जस्ट फॉलो। क्या जरूरत पड़ रही इन लोगों को कि हैदराबाद अटेंड या फिर दिल्ली या फिर हैदराबाद अटेंड करेंगे? हम ज्ञानी हैं और तुमने भी किया है। कब? जब इनोसेंट थे। दोबारा हो जाओ और तुम ज्ञानी बनना मत। ये नहीं, तुम्हें ज्ञानी बनने में कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई दूध के धुले नहीं आए हैं। ये कोई आसमान से भगवान के बंदे नहीं है कि ये ज्ञानी नहीं बनेंगे। जब तक नहीं बनेंगे तब तक ग्रो करते रहेंगे। जिस दिन बन जाएंगे और जब तुम इनोसेंट बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ खड़ा करके इनको सुनवाऊंगा। सर इससे पहले मैं हैदराबाद में मेरा नीचे FRU में 80 आदमी को बिठाया था। वही इस हैदराबाद जो हो गया है उसमें ऑलरेडी 80 लोगों को बिठाए बिठाया था। बिठाए थे। अब तो लगभग 300 ऊपर था। इसको आने वाले में 300 आदमी को बिठाते। हैदराबाद की FRU में 300 लोगों को बिठाने वाले हैं। हम तो सोचते हैं हैदराबाद में FRU कहीं नहीं। अब दूसरा करना है सर, कंपल्सरी होना है सर। सीधा स्ट्रेट लाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा वो किधर है? वो उसको बुलाओ, वो श्रीनिवास होटल। श्रीनिवास दास सर, श्रीनिवास सर ये देखो, ये जो ना, ये पेंटर हमारा हीरो, ये श्रीनिवास चारी, ये ऐसा पेंटर काम करता था, गाड़ी खरीद लिया। किधर कितना ये पीछे वाला? हाँ, ये है किधर? अभी नहीं है, आने वाला है वो। आया है ना? ये है, ये श्रीनिवास। कैसी जिंदगी बदलती है।
उसको बुलाओ, श्रीनिवास कैसे समझेगा, तेलुगु में बोलो ना। अरे माइक से बोल दो, ऐसा माइक से बोलता है। श्रीनिवास आ जाए, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारा बहुत तुम्हें इसे कहते हैं जिंदगियां बदल रही हैं। थैंक यू। उस वक्त ये मोमेंटम किल हो जाएगा जब हम अपने बेसिक्स जो हमने स्पीड पे बेसिस किए हैं वो हम बंद कर देंगे। उस वक्त ये मोमेंटम बंद हो जाएगा जिस वक्त हम डूअर की जगह सिर्फ ट्रेनर बन जाएंगे। उस वक्त ये मोमेंटम किल हो जाएगा जब हमारे वर्किंग की स्पीड खत्म हो जाएगी। उस वक्त ये मोमेंटम किल हो जाएगा जब हमारी श्रद्धा जीरो हो जाएगी। वो तो जीरो होगी या 100% होगी, उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। और वास्तव में ये मोमेंटम किल करने का मतलब है कि बिल्कुल जैसे अपने पेट को दबा के हमने पेट में दर्द पैदा कर दिया, हमने अपने ही पेट को अपने हाथ से दबा के अपने दर्द पैदा कर लिया। इसका मतलब हमने अपने मोमेंटम को किल कर दिया, हमने अप्लायंस से डिस्कनेक्ट कर दिया और हम खुद बन गए सब कुछ। मोमेंटम किल हो गया। हो गया क्या? हमने अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या ऑर्डर डाल दिया, हमने मोमेंटम को किल कर दिया। मैं आपको दे रहा हूं अभी 30 सेकेंड और 60 सेकेंड। आपको आंख बंद करके सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके ये सोचना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय सबकॉन्शियस माइंड राइट नाउ। मैं राइट नाउ क्यों कह रहा हूं? अभी समय शुरू होगा जब मैं बोलूंगा उसके बाद। हो सकता है कि ये मेरी जो टॉक अभी हम चल रही है सुबह से हमारी, इसके पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा होगा। अभी क्या चल रहा है इस वक्त? अगर अभी भी वही चल रहा है जो आज सुबह से पहले से चल रहा था, तो अभी आप बहुत मजबूत हो, अभी आपको इनोसेंसी की और जरूरत है। और चेंज हो गया अगर, और सबकॉन्शियस में कुछ और आ गया, मैं नहीं बोलूंगा क्या आ गया, तो मैंने बोला क्या आ गया तो आप वही आपको अट्रैक्ट करेगा और आप वही सोचने लग जाओगे। मैं वो नहीं बताऊंगा क्या आया, बट जस्ट एनालाइज योरसेल्फ कि इस वक्त मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त। तो आपका समय शुरू होता है। अब आंख बंद करो, कोई हिलना डुलना नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा वापस आ जाओ तब तक आपको वही करना है। इसे हम कहते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज। आप करो अपने आप को, सेल्फ एनालाइज करो अपने आप को। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था नहीं करना है, क्या चलेगा नहीं करना है एवरीवन, और क्या इस वक्त चल रहा है इन माय सबकॉन्शियस माइंड, वो एनालाइज करो। और हो सकता है जब मैं इसे बंद करूंगा उसके पहले आंख नहीं खोलना, उसके पहले जब तक मैं नहीं कहूं तब तक व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज, क्या चल रहा है। यस, लाइट म्यूजिक कुंदन। भाई मोबाइल मत देखो, जो मैंने कहा है वो करो, फोटो मत खींचो। अब आगे खोलने धीरे धीरे।
और जो चल रहा था उसे डायरी में लिखो, डायरी में लिखो जरा चल रहा था। ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, अगल अगल वाले को देखना मत, बिल्कुल मत देखना कि उसने क्या लिखा है, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट चीज है और तुम्हारी भी कोई नाती है, वो तुम्हारी प्राइवेट है। लिखो तुरंत क्या चल रहा था। अब जो लिखा उसे एक बार पढ़ो कि जो मैं चाहता हूं वही लिखा गया है या कुछ और था। मैंने पहले क्या कहा कि जो चल रहा है पहले सोचो क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में, फिर उसे लिखो जो आपने सोचा क्या चल रहा था। अब जो आप चाहते हैं क्या है और क्या चाहते हैं, आप हो सकता है आपके समझ में चल रहा है यार मेरे तो हो नहीं सकता, मोमेंटम नहीं है बिल्कुल में, पर चाहते क्या हो? ये वही लिखा गया है जो हम चाहते थे, क्या वो लिखा गया है जो मैं नहीं चाहता था और मेरे दिमाग में चल रहा है? इसको जरा एनालाइज करो। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं समझ पा रहा हूँ, फोटो तो समझ नहीं क्या जो मैंने लिखा ये क्या वही है जो मैं चाहता था वही चल रहा है या मैं चाहता कुछ और वो चल कुछ और रहा है? चेक करो। अब अगर वो दोनों सेम है जो मैं चाहता हूं और वही मेरे पास लिखा गया है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। राइट फ्रॉम टुडे नाउ टू नेक्स्ट 90 days। अगर वही है तो बस आप उनको सही जगह पर हो और अगले 90 दिन अब आपके हैं। यस, अगले 90 दिन सिर्फ 90 days, ओनली 90 days ये आपके होंगे और ये 90 days खत्म होंगे हमारे अप्रैल, मई और जून 30 को। टुडे हम गिवन मार्च 15, 15 दिन बोनस के हैं, 90 days। और एक बात याद रखना, जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अपलाइन। मैंने क्या कहा? जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अपलाइन बट फुल सबमिशन टू योर अपलाइन। दोनों में फर्क है। सबमिशन पूरा चाहिए, फिर एक्सपेक्टेशन जीरो चाहिए, क्योंकि जब वो सबमिशन होता है ना, जब वो एक्सपेक्टेशन होती है तो सबमिशन नहीं होता, और अगर सबमिशन है तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। सबमिशन चाहिए, एक्सपेक्टेशन जीरो चाहिए।
श्री राम का दशरथ के प्रति सम्मिशन था। उन्होंने जो कहा, अपने पिता ने कहा, पिता की बात को फॉलो किया, पर एक्सपेक्टेशन जीरो थी। एक्सपेक्टेशन होती तो वो पूछते क्यों जाऊं जंगल, उन्हें एक शब्द नहीं बोला और कैकेयी को भी गालियां नहीं दी। वो सम्मिशन में थे अपने पिता के। हनुमान जी ने राम से पूछा नहीं कि क्यों जाना है संजीवनी लेने के लिए, उन्हें कहा जस्ट फॉलो, फिनिश। एक्सपेक्टेशन नहीं थी। क्या मैं देखो तुम्हारी पत्नी को लेकर आया हूं, सीता जी को मैं ढूंढ के लाया हूं यार, श्री राम अब कुछ तो करो। अब जब आप अयोध्या के राजा बन गए तो मुझे एक आध मंत्री पत्र देना चाहिए। कोई कांग्रेस से बीजेपी में जाए तो वो एक्सपेक्टेशन करता है ना। उसका जाना सिचुएशन बेस है, फंडामेंटल बेस नहीं है। उसका जाना स्वार्थ से भरा हुआ है, सिद्धांतों से नहीं। सुनना आ गई ना, वो सौदा करके जाता है। यहां मेरा अपलाइन के साथ कोई सौदा नहीं है। क्यों? कि अपलाइन इज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट। अपलाइन इज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट। एंड अपलाइन, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, तेलुगु में इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं हैदराबाद में शुरू किया था कि अपलाइन इज अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड एंड इट इज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट। ये ऊपर वाले की गिफ्ट है। मेरे माँ बाप ऊपर वाले की गिफ्ट है, क्योंकि मैंने उन्हें चीज नहीं की, मुझे मिल गई। जो मिला वो मेरे लिए प्रिविलेज है, वो मेरे लिए राइट नहीं है। अपलाइन आपको प्रिविलेज है, राइट नहीं। हम चाहते हैं कि मेरी गाँव मेरे सम्मिशन में रहे, पर मैं अपने अपलाइन के सम्मिशन में नहीं रहूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे सम्मिशन में रहें, पर मैं अपने माँ बाप के सम्मिशन में नहीं रहूं। कैसे होगा? कर दिया तुमने ब्रेकअप, कर दिया तुमने यहां पे जीरो सब कुछ, कैसे पॉसिबल है ये? कैसे हो पाएगा ये संभव? अभी हम इतने बड़े नहीं बने हो, ना इतने बड़े हम कहीं बन सकते हो, ना हमें बनने की जरूरत है कि मैं अपनी अपलाइन के सम्मिशन से हट जाऊं। इसका स्वरूप समझते हो? कितना भयानक रूप होता है इसका, कितना भयंकर रूप होता है। आपको कल्पना नहीं है आपको। मैं इसका भयंकर रूप दिखाता हूं कि इसकी भयंकरता कैसे होगी। मैं बताता हूं इसकी भयंकरता आपको। देखो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं इस वक्त क्योंकि जब आपने अगले 90 दिन आपके लिए है ना, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। अगले 90 दिन आपके हैं ना, तो तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं? और आपने 90 दिन की कमिटमेंट तो कर ली, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस मैंने ऑर्डर दे दिया आपको, और ये आपने काम नहीं किया, तो काम कैसे होगा? आप अपने अपलाइन के सबमिशन में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने अपलाइन से ज्यादा अच्छा समझते हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि अपलाइन सही नहीं कर रहा है। इसको मतलब पता है क्या? कि आपकी डाउनलाइन को मौका मिल गया कि वो आपको भी एनालाइज करे कि आप भी सही कर रहे हैं कि नहीं। ये किसने अधिकार दिया कि आप चेक करो कि आपके माँ बाप सही हैं कि नहीं? किसने अधिकार दिया? सवाल इस बात का नहीं है कि मेरे अपना ने गलत किया तो इसे उसके सबमिशन में नहीं हो, और मैं उनको डिवेरीफाई कर रहा हूं, डिस्कनेक्ट हूं मैं उनसे। सवाल इस बात का है कि एक आदमी एक घर में ना 100 साल की बुढ़िया मर गई, तो घर वाले रोने लगे कि यार बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई। तो लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? 100 साल की थी ना, मरना तो था एक दिन। बोले हम इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि बुढ़िया मर गई, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मौत ने घर देख लिया। तुम अप्लाई के सबमिशन में नहीं हो, इसलिए तुम तुम्हारा अप्लाई को सब गलत कर रहा है, और तुमने उसे डिवाई करना शुरू कर दिया अपनी टीम में। तकलीफ इस बात की नहीं कि तुम सबमिशन में नहीं हो, मौत ने घर देख लिया।
लोगों को पता लग गया कि मैं भी अपनी अपलाइन को एनालाइज कर सकता हूँ, वही चेक कर सकता हूँ तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मेरी तकलीफ ये नहीं है कि सीबीआई और ईडी आज क्या कर रहे हैं, मेरी तकलीफ ये है कि अगले 50 साल तक कोई भी सरकार चली जाएगी तो लोगों को पता लग गया सीबीआई और ईडी को ऐसे ही तो मिसयूज किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूं, ये मेरी दर्द वो है। मेरा तकलीफ ये नहीं है कि मैंने सर्वज्ञ को मना किया कि चित्र देखने मत जाओ और फिर भी वो चला गया। मेरी तकलीफ तो ये है कि उसे मौका मिलेगा कि बाप बना कर दे तो भी जाया जा सकता है। आज चित्र देखने चलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता हूं। कौन है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। कोई बात नहीं तो मेरी बनती नहीं है। व्हाट डज इट मीन बनती नहीं है? तो तुम्हें डीआईडिफाई करने का अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट। उस सिंपल जन्म तुमने खत्म। अरे आप नहीं समझते हो सर, आप तो बहुत बढ़िया हो, पर मेरी वो इमीडिएट जो अपलाइन है ना वो ठीक नहीं है। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम उनकी बात सुनो कि डीआईडिफाई करो? उसकी इमीडिएट अपलाइन ऊपर अपलाइन पे चले जाओ ना। तुम्हारे मन में पाप है, तुम खुद खुदा बनना चाहते हो, किसी और को मौका ही रखना चाहते हो अपनी पास अपनी टीम में। इसे तुम ये बात कहते हो मेरी अपलाइन करना करते हो। तुम तो नहीं कर सकते हो, तुम्हारी अपलाइन करेगी। अगर ये अप्लाई नहीं करती इसके ऊपर वाली अपलाइन तुम्हारी अपलाइन है, वो नहीं करती इसके ऊपर वाली अपलाइन तुम्हारी अपलाइन है। जो अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन में, जो अपलाइन उसके सिस्टम के सबमिशन में है, जो अपलाइन ग्रोइंग एक्टिव है, वो अपलाइन तुम्हारी है ना कि सर आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग। रुक जाएगी तुम्हारी ग्रोथ, ब्लॉक हो जाएगी तुम्हारी ग्रोथ। इससे एक और नुकसान है, सबसे बड़ा खतरा, कि तुमने जब किसी और अपलाइन को अपलाइन नहीं बनने दिया अपनी टीम में, तो यही डुप्लीकेट हो रहा है। तो आज नहीं तो कल वो जो तुम्हारी डाउनलाइन है ना, वो भी यही काम करेगी और अपनी टीम में किसी और को अपनी अपलाइन को एंट्री नहीं करने देगी। अब वो समझेगी अब नहीं सब कुछ, तो तुम भी वो एंट्री करने से मरना शुरू कर दोगे। मुझे बच्चों को सिखाना होता है ना, तो मैं अपने नाम पे नहीं सिखाता हूँ, मैं मेरे पिताजी के नाम पे सिखाता हूँ। कभी सीखते हैं बेटा मैं क्या करूं, दादा ऐसा कहते थे, ये तब सीख पाएंगे। और फिर अपने बच्चों, और मैं क्यों कहता हूं कि अपनी औलादों को मेरा नाम लेकर सिखाएं, क्योंकि इनकी औलाद इनकी नहीं सुनेंगी। मैं ही सब कुछ बन जाऊं और यही सब कुछ बन जाए, तो मैंने इनको ही मौका दे दिया कि तुम अपने बच्चों को सब कुछ तुम बन जाओगे। तुम्हें बस मौका है, मेरी बात जीरो हो गई। इससे क्या होगा? यहां ब्लॉक, यहां ब्लॉक, यहां ब्लॉक। जब ये ब्लॉक हो गए तो एनर्जी फ्लो कैसे करेगी? तो तुम लैंग्वेज रेंज में क्या करोगे? तो तुम लॉन्ग टर्म कैसे करोगे इसमें भाई? फिर वो एनर्जी सिनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगी? मेरा प्रॉब्लम ये है। समझ आ रही है? अदिति केदार वो रमा समझ आ रही है? वो एनर्जी सिनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगी? फिर जब उस एनर्जी सिनर्जी नहीं बनेगी तो रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं हो सकता किसी की। तुम रेवोल्यूशन क्रिएट करने निकले हो ना, इन छोटी मोटी बातों को दिमाग से निकालना पड़ेगा, इन बातों को हटाना पड़ेगा। और अगर तुमने अपनी बातों को दिमाग से नहीं हटाया तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि तुम वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर सको जो तुम चाहते हो। मैं एक बात कहता हूं कि अपलाइन इज नॉट योर इंक्वायरी काउंटर, कि कुछ ही बातें अपलाइन को फोन लगा दिया। अपलाइन इज नॉट गार्बेज, अपलाइन इज नॉट अ ऑर्डरिंग सेंटर। अपलाइन तो गिफ्ट ऑफ गॉड एंड इट्स अ प्रिविलेज, इट इज नॉट अ राइट। और जब ये शुरू होता है तो वो यूनिटी बनती है, और जब यूनिटी होती है तो ब्लास्टिंग मोमेंटम बनता है, और जब वो ब्लास्टिंग मोमेंटम बनता है तो काम होता है। एक बेस्ट एग्जांपल है अपलाइन और ऑनलाइन के, इससे बढ़िया एग्जांपल तो बन नहीं सकता। पानी में और दूध की दोस्ती हो गई और पानी दूध में समाहित हो गया। यह अपलाइन का ऑनलाइन नजर में रखना। पानी और दूध की दोस्ती हो गई सुरेश, और पानी दूध में समाहित हो गया।
जब पानी का सम्मिश्रण देखा दूध ने, तो दूध ने कहा कि पानी तुमने अपने आप को खत्म करके, अपने रूप को खत्म करके, अपने वजूद को खत्म करने मुझ में शामिल कर दिया। अब पानी का मतलब ही नहीं, अब तो दूध हो गया। तो इज इट दिस काइंड ऑफ सबमिशन? सर्वज्ञ तुम नहीं बात, दिस काइंड ऑफ सबमिशन कि तुम अपना वजूद खत्म करके मुझ में शामिल कर दिया। तो अब ऐसा है कि अब मैं भी अपनी मित्रता निभाऊंगा, और अब जब भी मेरा बिक्री होगी, मेरी बिक्री होगी, तो तू पानी के भाव नहीं बिकेगा, दूध के भाव बिकेगा। इज द पावर ऑफ सबमिशन। अरे अपलाइन ने डाउनलाइन को सबमिट कर दिया तो डाउनलाइन के भाव नहीं बिकने वाला है, अब वो अपलाइन के भाव बिकेगा। पानी के भाव नहीं बिकेगा, अब वो दूध के भाव बिकेगा। अब दूध बिक गया, दूध के भाव, अब इंसान ने उसे आग पे चढ़ा दिया। तो अब बारी है पानी कि तूने जब मुझे अपने भाव दिखाया तो अब मैं मित्रता निभाऊंगा। तो जो अग्नि जगी है ना, तो दूध तुझे आंच नहीं आएगी, सबसे पहले मैं जलूंगा। अब वो दूध जलता है, दिस द पावर एंड टीम ऑफ अपलाइन डाउनलाइन। या दूध अपलाइन है और पानी डाउनलाइन है। अब तो आग लगी तो पानी पहले जल गया। जब दूध को लगा कि अब पानी मेरे से अलग होता जा रहा है तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, क्योंकि जरूरत दोनों को दोनों की है, तो फिर दूध को गुस्सा आता है और दूध उबलना शुरू कर देता है और कम वक्त उस अग्नि को बुझा देता है जिसने पानी को जलाया। जब दूध को इतना गुस्सा होते हुए दिखा तो अब इंसान को लगा कि तो गड़बड़ हो गई, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया तो मैंने नुकसान कर दिया। तो वो जाके एक मुट्ठी में कुछ पानी लेता है, कुछ नीचे गिरता है, कुछ हाथ में रहता है और दूध पे छींटे मारता है कि गलती हो गई थी, मैं दोबारा से इस पानी को तुम्हें मिला देता हूँ, तुम शांत हो जाओ, तुम ठंडे हो जाओ, तो तुम अपनी मित्रता दोस्ती मिला। और जैसे ही पानी मिलता है और दूध फिर अपनी डाउनलाइन को देख के खुश हो जाता है, मिल जाता है, मोहब्बत करता है और प्यार कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ अड़ोसी पड़ोसी क्रॉस लाइन नींबू का काम करते हैं। कम वक्त मारे, आ जाओ हम 2 वाले हैं, 1 लाख लगाओ 3 लाख हो जाएंगे 3 महीने में। हर तो 90 दिन की बात करते हैं, हम 90 दिन में करोड़पति बना देंगे। और वो नींबू की को 4 बूंदे निचोड़ देते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो दूध और पानी फट जाते हैं, फिर उनको कोई सिलने वाला नहीं मिलता। थोड़ी सी खटास होती है, थोड़ी सी खटास इस प्रेम में जो नींबू का काम करती है और वो दूध को फाड़ देती है। बच के रहना ऐसे नींबुओं से। और भूतन ने कहा था कि उन नींबुओं को हमने ब्लॉक कर दिया, तो उन नींबुओं को ब्लॉक कर देना जो नींबू हमें फाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस अपलाइन ड्रिवन है, मेरा बिजनेस डाउनलाइन ड्रिवन नहीं है। एंड अपलाइन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसे मुझे जोर से सुनना है आपके मुंह से। Upline is a gift of God. 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 Upline Upline is a gift of God. is a gift of God. And it is a privilege. It is a privilege. Not right. Not right.
मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ अपने अगले 90 डेज के मिशन के लिए। अपने अगले 90 डेज के मिशन के लिए। और अब मैंने ये कमिट कर लिया है इतिहास तो रचा जा चुका, इतिहास तो रचा जा चुका, क्योंकि मैं अब बिल्कुल इनोसेंट हूँ और 5% मोड में हूँ और 5% मोड में हूँ। मैंने अपने आप को जीरो कर दिया है और अब ये निर्णय ये डिसीजन कर चुका हूँ कि मैं अब वो व्यक्ति हूँ जिसने पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था। और आज तो मेरे पास उससे 100 गुना तजुर्बा है, जो मेरे लिए प्रिविलेज है। और अब दुनिया देखेगी क्योंकि चमत्कार तो हो चुका। अब आप उठिए अपनी जगह से, आपके अपलाइन के पास जाइए, जो आपके अपलाइन हैं उनसे मिलिए, उनसे गले लगिए, उनको कमिटमेंट कीजिए, आई लव यू बोलिए। कोई गलती है, कोई मिस्टेक हुई है तो वहाँ उनको माफी मांगिए, उनसे सॉरी कहिए, उनको बोलिए कि इट वॉज माई मिस्टेक, मेरे से गलती हुई, आई एम सो सॉरी। मिलो, गले मिलो, मोहब्बत करो, बात करो और कमिटमेंट करो इस रेवोल्यूशन के लिए, जिस रेवोल्यूशन को हमने स्टार्ट किया है।